अंदर आ जाइए, हमें आपका ही इंतज़ार था। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज़ का अपोस्टिल जल्द से जल्द और आसानी से कैसे कराया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि टेक्सास में हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट का जल्द अपोस्टिल कैसे कराएं, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नॉन रिकॉर्डेबल मानते हैं। इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान टर्न अराउंड प्रोसेसिंग समय क्या है? हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे? सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज जैसे हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट आप ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। अपोस्टिल के लिए एक अपवाद है। आपको हाई स्कूल की ओरिजिनल इंक साइन की हुई ट्रांसक्रिप्ट हमारे ऑस्टिन कार्यालय में मेल करनी या जमा करनी होगी। दूसरा, सभी गैर रिकॉर्ड योग्य दस्तावेजों को टेक्सास नोटरी द्वारा गीली स्याही से नोटरीकृत किया जाना चाहिए। किसी अन्य राज्य या देश की नोटरी मान्य नहीं है। अब आपके पास स्कूल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और नोटरी के दो विकल्प हैं। एक स्कूल अधिकारी और एक नोटरी द्वारा किया जाना चाहिए, और दूसरा तरीका आपके और एक नोटरी द्वारा किया जा सकता है, ताकि आप स्कूल को पूरी तरह से बाईपास कर सकें। तो हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट टेक्सास हाई स्कूल से है या किसी अन्य राज्य से या किसी अन्य देश से भी। दो विकल्पों के साथ आप दोनों विकल्प केवल तभी कर सकते हैं यदि यह टेक्सास हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट है या फिर टेक्सास के बाहर का है, तो आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है। पहला तरीका सबसे ज़्यादा कठिन है और इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत रहती है, क्योंकि स्कूल अधिकारी या नोटरी द्वारा बड़ी गलतियां की जा सकती हैं, जिसका मतलब यह है कि राज्य आपके दस्तावेज अस्वीकार कर देगा और आपके पैसे डूब जाएंगे और आपको फिर से पूरा भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए हम अनुशंसा नहीं करते कि आप इस पहले रास्ते पर जाएं। ये केवल तभी के लिए है जब कोई संस्था और या कोई विदेशी देश जब वे आपसे हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टिल कराने का अनुरोध कर रहे हों, तो वे विशेष रूप से कहते हैं कि आपको अपनी मूल हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टिल करानी होगी। केवल तभी जब वे ऐसा कहें। यदि वे नहीं मानते हैं तो आप विकल्प दो चुन सकते हैं, जो बहुत आसान और तेज है। तो सरलता से अपनी हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट पर आपको यह सटीक शब्दावली डालनी होगी और एक स्कूल अधिकारी को शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वे शपथ पत्र नहीं देते हैं तो दस्तावेज अस्वीकार कर दिए जाते हैं। यदि ठीक से नोटरीकृत न हो तो दस्तावेज अस्वीकार कर दिए जाते हैं। स्कूल और अधिकारी के हस्ताक्षर न होने की स्थिति में इसे भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये सटीक शब्दावली डालें। आप बस अपनी हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट लें, इसके अंतिम पृष्ठ पर जहां खाली जगह है, आप इसे वहां लिख कर रख सकते हैं। आप इसे प्रिंट करके हाथ से लिख सकते हैं, या बेहतर होगा यहाँ पीडीएफ पर क्लिक करें और दी गई शब्दावली डाउनलोड हो जाएगी। चिन्हित इस पत्र को प्रिंट कर अपनी हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट के साथ पेपर क्लिप से नत्थी करें। फिर इसी पर स्कूल अधिकारी और नोटरी हस्ताक्षर करेंगे। ये बस एक साधारण बयान है जिसकी टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मूल अपोस्टिल करने के लिए ज़रूरत है। तो स्कूल अधिकारी कहेगा, मैं प्रमाणित करता हूं कि ये हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, और फिर यहाँ इस खाली जगह में वे छात्र का नाम लिखते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें आपका नाम ठीक उसी तरह प्रिंट करना होगा जैसे आपके हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट पर है। तो अपने हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट को बस एक बार देख लें। अगर उस पर जॉन डी डो लिखा है तो उन्हें यहाँ आपका नाम जॉन डी डो ही प्रिंट करना होगा। अगर आपका पूरा मिडिल नेम लिखा है तो उन्हें यहाँ आपका नाम जॉन डगलस डो प्रिंट करना होगा। अगर ट्रांसक्रिप्ट में मिडिल इनिशियल या मिडिल नेम नहीं है तो वे उसे यहाँ नहीं डाल सकते। तो फिर से उन्हें बता दें कि ट्रांसक्रिप्ट पर नाम जैसे प्रिंट है उन्हें वैसे ही प्रिंट करना है। वे अक्सर ये गलती कर देते हैं। ठीक है, फिर वे पूछेंगे कि क्या यह मूल दस्तावेज सही है। वे हस्ताक्षर करेंगे और अपना पद लिखेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। स्कूल में उनका जो भी पद हो उसे लिखना अनिवार्य है। वे बस कह सकते हैं जैसे प्रिंसिपल के सहायक या एडमिन स्टाफ या रजिस्ट्रार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका पद क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस वहां अपना पद लिखना है। ये कुछ ऐसा है जिसे टेक्सास राज्य देखना चाहता है। ठीक है। और फिर यहाँ नोटरी वाले हिस्से पर बहुत सरल है, जहां भी नोटरी की जा रही है उस काउंटी का नाम नोटरी वहां प्रिंट करेगा। तो अगर ह्यूस्टन में है तो हैरिस काउंटी, ऑस्टिन में है तो ट्रेविस, डलास में है तो डलास या टैरेंट काउंटी, एल पासो में है तो एल पासो काउंटी, सैन एंटोनियो में है तो बेक्सर काउंटी। तो आपका हाई स्कूल जिस भी काउंटी में है नोटरी वहीं का नाम प्रिंट करेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक और तरीका है जिससे नोटरी गलती कर सकता है। वे इसे तीन अलग अलग तरीकों से गलत कर सकते हैं। यहाँ साफ लिखा है प्रिंट करें, कर्सिव नहीं, स्कूल अधिकारी का नाम प्रिंट करें। तो जिसने यहाँ हस्ताक्षर किए हैं उन्हें बस इस बाय लाइन में उस व्यक्ति का नाम प्रिंट करना है। लेकिन वे यहाँ गलती करेंगे और आपका दस्तावेज खारिज हो जाएगा। वे अपना नाम प्रिंट कर देंगे, नोटरी वहां अपना खुद का नाम प्रिंट कर देगा, दस्तावेज खारिज हो जाएगा। नोटरी वहां अपने हस्ताक्षर कर देगा, आपका दस्तावेज खारिज हो जाएगा। वे उस व्यक्ति का नाम हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट से प्रिंट कर देंगे। तो जॉन डी डो ट्रांसक्रिप्ट पर है, वे वहां हाई स्कूल के छात्र का नाम डाल देंगे, ना कि स्कूल अधिकारी का, जैसा उन्हें करना चाहिए।
तो वे ये सभी गलतियां करेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आप जब आप स्कूल को बताएं, अगर स्कूल में नोटरी है और आपका वहां सिर्फ एक संपर्क व्यक्ति है, तो उन्हें ये सब बातें बता दें। या अगर आपको हाई स्कूल जाने के लिए मोबाइल नोटरी को काम पर रखना पड़े, क्योंकि कई टेक्सास स्कूलों में नोटरी नहीं होते, तो उन्हें यह शब्दावली दें और यह पीडीएफ ईमेल करें ताकि वे जान सकें कि इसे पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना है। दूसरा विकल्प आसान और तेज है। हम यही सलाह देते हैं क्योंकि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आपको स्कूल पर निर्भर नहीं रहना होगा। नोटरी आपके निर्देशों का पालन करे, इसकी फिक्र नहीं रहेगी क्योंकि आप वहां होंगे। तो अपने हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट के हर पन्ने की कॉपी करा लें। 2, 3 या 4 पेज का आपका हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट चाहे जैसा हो, हर पेज होना चाहिए, वरना टेक्सास इसे खारिज कर देगा। अपोस्टिल लेते समय आपको यह प्रमाणित हलफनामा लेना होगा और फिर आप बस इसे कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर पेस्ट कर दें, या फिर इस पीडीएफ पे क्लिक करें और यह पूरा प्रमाणित प्रति हलफनामा यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। तो यह हलफनामा आपके द्वारा दिया गया एक बयान है। इसमें लिखा है आप, मैं, स्कूल ट्रांसक्रिप्ट धारक का नाम प्रिंट करें, वो आप हैं। हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट पर व्यक्ति का नाम, तो शायद आप माता पिता या दादा दादी हैं, तो आप ट्रांसक्रिप्ट के धारक होंगे। क्योंकि यदि छात्र 18 से कम है, यदि छात्र 18 का है, तो वे ये कर सकते हैं और उन्हें इसे स्वयं करने की आवश्यकता है, आपको नहीं। और वे सिर्फ एक शपथ पत्र दे रहे हैं। वे बस कह रहे हैं, मैं कसम खाता हूं कि ये मेरे हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट की एक सच्ची, सही और अपरिवर्तित प्रति है। ठीक है। और फिर ट्रांसक्रिप्ट धारक नोटरी के सामने यही हस्ताक्षर करने वाला है और फिर से नोटरी जहां भी हो वहां प्रिंट करेंगे। तो आप जहां भी रहते हैं, जहां भी आप स्थानीय रूप से जा रहे हैं, कोई भी टेक्सास नोटरी ये कर सकता है। ठीक है। और यह भी महत्वपूर्ण है, इसे यहाँ खराब ना करें। स्कूल ट्रांसक्रिप्ट धारक का नाम प्रिंट करें। सुनिश्चित करें कि नोटरी वहां अपना नाम प्रिंट या हस्ताक्षर ना करे, बल्कि सिर्फ आपका नाम ही प्रिंट करे। उन्हें हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट वाले व्यक्ति का नाम प्रिंट करना होगा जो इसका धारक है, और फिर वे यहाँ अपना नाम हस्ताक्षर करें। आप टेक्सास ई नोटरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसे झूम के माध्यम से ऑनलाइन, वर्चुअल या रिमोट नोटरी भी कहा जाता है। यदि आप वर्तमान में टेक्सास या यूएस में नहीं रहते हैं, इस स्थिति में अपने ई साइन और नोटराइज्ड दस्तावेज भेजने के लिए हमारे संपर्क करें पेज का उपयोग करें। आपको कुछ भी मेल करने की जरूरत नहीं है। इस पेज से वहां जाने के लिए आप 3 तरीकों से पहुंच सकते हैं। यहीं क्लिक करें हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप इस पेज के बिल्कुल नीचे दिए गए बटन से एक्सेस कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पूरा करना होगा, फिर इसे प्रिंट करें और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल करना होगा या यहाँ छोड़ दें, ताकि ये आपके दस्तावेज आपको या किसी और को वापस मेल कर सके। इलेक्ट्रॉनिक नोटराइजेशन के लिए आपको कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे संपर्क करें पेज पर 3 पीडीएफ अपलोड करें। पहला पीडीएफ आपके ई नोटराइज्ड शपथ पत्र और हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट की फोटोकॉपी है। इसे एक पीडीएफ में डाला जा सकता है। दूसरा पीडीएफ एक है आपके द्वारा खरीदे गए और बनाए गए प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल का फेडेक्स यूपीएस से पीडीएफ। और 3 हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज का पीडीएफ है। तो जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं तो इसे प्रिंट करने के बजाय आप अपनी प्रिंटर सेटिंग्स पर जाएंगे और ड्रॉप डाउन से पीडीएफ के रूप में सहेजें विकल्प को चुन सकते हैं। ऐसा करने से यह पीडीएफ की तरह सुरक्षित यानी सेव हो जाएगा। अब आप उस पीडीएफ को लें और हमारे संपर्क पेज पर आसानी से अपलोड कर सकते हैं। इस तरह न उड़ने की ज़रूरत है, न गाड़ी चलाने की, कुछ मेल करने या घर छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉनिक नोटरी चुनते हैं। अगला कदम है चरण 2 और शिपिंग निर्देश, यही है चरण 2। मैं इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप दस्तावेज़ कैसे प्राप्त करेंगे और हम आपको दस्तावेज़ वापस कैसे देंगे। तो आने-जाने की शिपिंग और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेजों को एपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को। यदि आप जा रहे हैं उदाहरण के लिए एक गैर हेग देश के लिए, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसे दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और यदि यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और फिर उस देश का दूतावास, और ये तीसरा चरण है। तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हम तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर केवल 2 ही तरीके होंगे। पहला, जो सबसे आसान तरीका है और जिसकी हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, और वह यह है कि आप अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर ओवरनाइट या मेल करेंगे, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और शिपिंग निर्देशों पर है। या यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने दस्तावेज हमें खुद दे सकते हैं। इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जिस पर हम तीसरे चरण में बात करेंगे। मेल करने या खुद देने से भी इसमें तेजी नहीं आती।
ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय से तुरंत अपोस्टिल लेकर बाहर नहीं निकल सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाशिंगटन डी.सी में यूडीएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या विदेशी दूतावासों में किए जाते हैं। हम अपने डीसी कार्यालय में उन सभी दूतावासों के वैधीकरण करते हैं जहां 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो यदि आप हमें अपने दस्तावेज मेल करने जा रहे हैं तो कृपया डाकघर का उपयोग न करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं, उनका उपयोग न करें। न तो हमें अपने दस्तावेज मेल करें और न ही हमसे उन्हें वापस मेल करवाएं, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन यदि आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल काफ़ी लोकप्रिय है। फिर से सबसे विश्वसनीय और हमारी सुझाई, हम रोज़ उनके साथ शिपिंग करते हैं, हज़ारों दस्तावेज भेजते हैं और 6 महाद्वीपों पर हमारे ग्राहक हैं। बस अंटार्कटिका छोड़कर वो फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे विश्वसनीय हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज क्षतिग्रस्त न हों या खोएं नहीं, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं। और यदि आप यूडेएस में दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते भी हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम ऑस्टिन, टेक्सास से अपने डी.सी कार्यालय में शिपिंग करते हैं। ये टेक्सास के बीच से लेकर पूरे देश के उस पार अटलांटिक महासागर तक वाशिंगटन डी.सी तक की दूरी है। हमारे डी.सी कार्यालय में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में हमें $11 वास्तव में $10 और 95 सेंट का खर्च आता है। यदि हम यूपीएस का उपयोग करते हैं उसी समय सीमा में, तो ये $40 से अधिक है। यदि हम डाकघर का उपयोग करते हैं तो ये $20 से अधिक है, लगभग $23, या दोगुने से भी ज़्यादा है। तो यदि आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स, यूपीएस और उस मामले में डाकघर से बहुत सस्ता है। यदि आप इसे ओवरनाइट या 2 दिनों के भीतर तेजी से कर रहे हैं तो अधिकांश लोगों को इसका एहसास नहीं होता है। ये केवल तभी होता है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं, और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो उस बारे में विस्तार से बताएगा और मैं इसे समझाऊंगा। तो यहाँ वे लिंक हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15-20 मिनट का वीडियो। ये आपको कुछ ऐसा बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पे नहीं करते हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाने वाला एक वीडियो है कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे परवाह नहीं है कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं, आप ऑनलाइन जा सकते हैं और प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं, और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं या डाउनलोड करके पीडीएफ ईमेल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक पीडीएफ है। आप हमें शिपिंग लेबल नहीं दे सकते, वर्ड डॉक्यूमेंट, जीआईएफ या जेपीईजी फाइलों में नहीं, बल्कि आपको वह असली पीडीएफ फाइल चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स द्वारा दी जाती है। जब भी आप इसे बनाएंगे और यहाँ इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो वे वीडियो और स्क्रीनशॉट से समझाएंगे कि इसे कैसे करना है। ठीक है। और फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं तो आपको कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स रसीद बनानी होगी, जो आपको करनी होगी। आप इन पे क्लिक करें। ये फेडेक्स के लिए है और ये यूपीएस के लिए। और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है जिसे आपको बस भरना है और फिर अपना नाम और तारीख लिखकर उस पर हस्ताक्षर करने हैं। बस, ये आपके लिए तैयार है। फिर से देश के आधार पर उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए हम एहतियातन ऐसा करते हैं। यूएस से अपना दस्तावेज भेजने के लिए किसी दूसरे देश में, जैसे मैक्सिको को इसकी परवाह नहीं है, पर आप कर सकते हैं। फेडेक्स के साथ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के अन्य देशों में कस्टम्स से निकलने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास यह हो। और फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारी कंपनी का नाम नहीं डाल सकते हैं। मैं अपनी बात दोहराता हूं, वापस भेजते समय आप शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। यह आपको होने वाली शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज को अपोस्टिल कर दिया है और अब आप इसे अपने पास या किसी लॉ फर्म या किसी दूसरे देश में चाहते हैं, दोस्त, परिवार, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था, जहां भी भेजना हो, आप प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। ठीक है, आप ही आयातक हैं और आप ही भेजने वाले हैं, इसलिए इस पर हमारा नाम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से गुजरता है तो बिल हमें भेजा जाएगा और हमें इसके लिए बिल मिलते भी हैं सैकड़ों डॉलर का। वो हमारा खर्च नहीं है। इसलिए अगर आप उस पर हमारा नाम डालेंगे तो हम आपके दस्तावेज वापस नहीं करेंगे। इसे एक लिफाफे की तरह समझे जिसे आप किसी को भेज रहे हैं और ऊपर बाईं ओर के कोने में यूनाइटेड स्टेट्स में आप वापस भेजने वाले का पता डालते हैं। मतलब अगर पता गलत है या पोस्ट ऑफिस डिलीवर नहीं कर पाता तो वे उस डाक को आपको वापस कर देंगे। हम यही मांग रहे हैं। बस आप वहाँ हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा, चाहे जो भी हो, दोस्त, परिवार, सहकर्मी या व्यवसाय का पता दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप वहाँ हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। फिर से, आप बस अपना पता डाल सकते हैं। आप भेजने वाले और पाने वाले दोनों में अपना पता डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप इसे वापस यूरोप भेजना चाहते हैं, यूएस में कोई दोस्त या परिवार हो, तो उनका पता इस्तेमाल करें।
फिर से ये केवल तभी है जब आपका दस्तावेज आपको वापस मिल जाता है। वापसी के लिए उन्हें एक पता चाहिए। कस्टम्स बिलिंग के लिए भी पते की ज़रूरत होती है अगर भुगतान ना हुआ हो। खैर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा पता ना डालें। ये बहुत सरल है। और फिर से इन दोनों में से यदि आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये बताएगा कि इसे कैसे करना है। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन होंगे तो वे पूछेंगे कि इसे कहाँ से भेजा जा रहा है। बस हमारा पता या फ़ोन नंबर मत डालिए। ये आसान है। लोग रोज़ करते हैं और कहते हैं हम ये नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं पर आप गलत कर रहे हैं। बस निर्देश मानें। इसे ऑनलाइन करें। इसे करने के लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में ना जाइए क्योंकि अक्सर उन लोगों को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे दुनिया के हर देश से हर रोज़ करते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं हमारे पते का उपयोग किए बिना। आप क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं। हम बस आपके लिए इसे फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पर छोड़ रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम आयातक बन जाते हैं। हम शिपर हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इसे 100% शिप नहीं करेंगे, हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। हम आपको सूचित करेंगे कि आपको नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के लिए उस पर हमारा पता और फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए, खासकर अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के मामले में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास समय कम है और आपको ये दस्तावेज़ वापस चाहिए, तो इससे देरी होगी। नया लेबल मिलने और हमसे संपर्क होने में कुछ दिन लग सकते हैं। कृपया इन निर्देशों का पालन करें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न लिखें। तो शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अगर आप हमें अपने सभी दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप हमें भी दे सकते हैं। आप प्रीपेड शिपिंग लेबल दें ताकि हम उन्हें वापस भेज सकें। इन्हें मेल करने के बजाय यहाँ छोड़ दें अगर आप इन्हें वापस मेल से पाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो ऑनलाइन जाकर शिपिंग लेबल बनाएँ और हमारे ऑस्टिन सेंटर पर दस्तावेज़ जमा करें। फिर जैसा हम चरण 3 में चर्चा करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रोसेसिंग समय के अनुसार वे 1-2 दिन में जारी हो जाएँगे। या संघीय सरकार या दूतावास को, फिर हम इसे आपको वापस शिप कर देंगे। तो बस इतना ही। धन्यवाद। ये चरण 3 है। मैं हमारे पास मौजूद वर्तमान कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान दें कि और यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, तो हमारा टर्न अराउंड समय जो आज 30 तारीख नवंबर का महीना वर्ष 2025 तक है। तो फिर ये कैसे होगा? यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, तो आपको जो करना होगा, वो ये है कि आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन करते हैं, जिसे आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, ठीक यहाँ। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पे जाएँगे और यही वे है जिसे आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर उसे प्रिंट करेंगे। और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और वो सब कुछ। तो यदि आप मेल करने जा रहे हैं अपने दस्तावेज़ हमें, जो कि अधिकांश लोग करते हैं, आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करते हैं और फिर आप उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजते हैं, जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं। आप इसे हमें भेजते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमें दस्तावेज़ देते हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं ये बता दूँ, यदि आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में छोड़ते हैं, जो एकमात्र स्थान है, न कि ह्यूस्टन या डलास, तो आप अपने दस्तावेज़ वहाँ दे सकते हैं। तो यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और अब हम हमारे कट ऑफ समय की बात करते हैं। उसी दिन की सेवा के लिए यानी दोपहर 12 बजे तक दस्तावेज़ हमें मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जमा कर देंगे। ये सोमवार से शुक्रवार सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है, प्रमुख संघीय या राज्य की छुट्टियों को छोड़कर। जब भी उनका कार्यालय खुला हो, वे छुट्टियों के अलावा भी कुछ दिन बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के अवसर पर। उन्होंने 4 जुलाई के बाद के सोमवार को छुट्टी रखी थी, जो कोई संघीय अवकाश नहीं था। वे इस सप्ताह थैंक्सगिविंग पूर्व बुधवार को भी बंद थे, कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे की शानदार और सबसे बड़ी सेल। ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। छुट्टी ना होने पर भी वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं। घोषणा के अनुसार क्रिसमस पर भी वे 3 दिन बंद रहेंगे, यानी क्रिसमस ईव के पहले से, जो कि कोई संघीय अवकाश नहीं है। उनके बंद होने पर हम आपका दस्तावेज़ जमा नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखें। काम पूरा होने के समय के लिए कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तब तक जमा नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला ना हो। यदि हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सीएसटी के अनुसार मिल जाते हैं, तो हम उसी दिन उन्हें टेक्सास राज्य के पास जमा करने की गारंटी देते हैं।
आगे का समय उनके प्रोसेसिंग स्पीड पर निर्भर करता है, जो बदलता रहता है। हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। कोई कंपनी या व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं करता कि वे कितनी जल्दी काम पूरा करेंगे। अभी के अनुसार कुछ ही घंटों में यह बदलकर दिसंबर 2025 हो जाएगा। तो यदि आप भविष्य में यह वीडियो देख रहे हैं 2026 या 2027 में, तो इस वीडियो में जो देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पृष्ठ पर यहाँ जो कुछ भी लिखा है, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान काम पूरा होने का समय होगा। और मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी के अनुसार नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं ये समझाने जा रहा हूं कि 0 दिनों का क्या मतलब है। ठीक है? तो हम यहाँ कुछ स्थितियां दे रहे हैं। तो यदि हमें आपके कागजात डाक द्वारा या दोपहर तक सेंट्रल टाइम के अनुसार मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज जमा कर देंगे। फिर ये संभव है, हालांकि निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब 0 है, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम इसे उसी दिन जमा करेंगे और वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं और हम आपको उसी दिन वापस डाक से भेज देंगे। ये 0 दिन है। या हमारे द्वारा सफलतापूर्वक जमा कर दिए जाने के बाद उन्हें आपको जारी करने की प्रक्रिया में 2 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है। ठीक है? तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाने जा रहा हूँ। तो पहली स्थिति, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर के हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले या तब तक मिल जाते हैं और फिर हम उसे उसी दिन जमा कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी कर देगा, जो कि 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस पर कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये मिल जाएगा और बुधवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी स्थिति है, अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है? दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के सेंट्रल टाइम के बाद मिलता है, चाहे आप इसे यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल जैसे कुरियर से भेजें, या फिर शाम को 3, 4 या 5 बजे से ठीक पहले खुद हमारे ऑफिस आकर दे दें, जैसा कि बहुत से लोग सोमवार को करते हैं। हम इसे अगले फिर हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे ले सकते हैं और उस गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या दोपहर के बाद, यह बुधवार या गुरुवार होगा। तो फिर बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक ज़ॉम्बी, ऑर्क या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को भेजते हैं, तो यह गुरुवार तक वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति, सबसे अच्छी स्थिति, इसे सोमवार को ही आपको वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे समझने के लिए, और मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता। अगर आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय की यात्रा कर रहे हैं, तो अपने दस्तावेजों को मेल करने के बजाय यहाँ छोड़ना प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वे यहाँ छोड़ने से मिलते हैं या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, काम पूरा होने का समय वही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, हमसे संपर्क नहीं करते और ये सोचकर आ जाते हैं कि यह उसी दिन हो जाएगा, और ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये उन पर निर्भर है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिनों में जारी करेंगे। तो कृपया, अगर आप ऑस्टिन में नहीं हैं, तो ये प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट मेल कर दें, जैसा चरण 2 में बताया गया है। ये कीमतें आज तक की हैं। ये अगले साल 2026 से 28 के बीच बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है उस पर न जाएं। यहाँ जो कहा जा रहा है उस पर जाएं। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, ठीक यहाँ इस समय यहाँ जो कुछ भी लिखा है, वही वर्तमान मूल्य निर्धारण है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में एक दस्तावेज को अपोस्टिल कराना है, तो ये $95 है और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें चेक या मनी ऑन ऑर्डर या कैशियर चेक नहीं देते। आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे नहीं भेजते हैं और आप कागजी कार्रवाई भी नहीं करते हैं। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते हैं। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फ्लैट है, बस इतना ही आपको देना है। और फिर अगर यह 1 से अधिक है, तो इसमें छूट दी जाती है। और ये आपके लिए बस एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के लिए $95 हैं, 2 के लिए अपोस्टिल लगेगा जिसकी कीमत $170 है, 3 के लिए 245 और इसी तरह आगे भी। तो ये वर्तमान कीमतें हैं, ये हमारे पास हैं। और फिर से कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। तैयार होने पर इस बटन को दबाएं और यह आपको टेक्सास अपोस्टिल्स के ऑर्डर फॉर्म पर ले जाएगा। याद रखें, ये सिर्फ टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण, कॉर्पोरेट दस्तावेजों को अपोस्टिल करने के लिए टेक्सास कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए नहीं है, या दूतावास शुल्क। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटरीकृत हैं या टेक्सास की किसी संस्था द्वारा जारी किए गए हैं,
आप जानते हैं शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइवर लाइसेंस, आप जानते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, ऐसी ही चीजें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।